ये कहानियाँ आपकी और हमारी और पृथ्वी पे हर एक इंसान की जो रह रहे हैं। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा पे चला है। आज हमें लाइफ कई रूपों में देखने के लिए मिलती है। एक ही जीव में कई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की, शेर, चीता, भालू और सांप, और ना जाने कितनी ही प्रजातियाँ जंगलों में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निकलने वाले जहरीले सांप तक मिल सकते हैं, और जंगल में आपको हर तरह के जीव देखने के लिए मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की ही नहीं है, असल जवाब जीवों में इतनी सारी वैरायटीज़ का है। सवाल ये है कि धरती पर इतने सारे तरह के जीव कैसे पनप गए? पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा? जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो रेवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई? और आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जब एक छोटी बेबीज़ की तरह जानवरों का धरती पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ, और देखने के लिए उन्हें आंखें मिली, और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवन का साम्राज्य फैल गया। 4 बिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खोलते हुए लावे के सिवा और कुछ भी नहीं था, और यही लावा 9 मिलियन स्पीशीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें सबसे पहला प्रभाव पानी था। एस्टेरॉयड और कोमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन यह पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा हुआ था, जिनसे आसमान से कड़कती हुई बिजली का गिरना बाकी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल आइटम्स एक चेन बनाना शुरू कर दिया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना लगभग नामुमकिन सा ही है, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल्स ने पनपना शुरू किया था, पर अपने फॉर्मेशन के बाद यह सिंगल सेल्स कहाँ चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेस के चलते इसने खुद को कॉपी किया था। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्रोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब यह सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया सब कुछ इसी से विकसित होने वाला है। अपने क्रोन को बनाकर अब ये सिंगल सेल्स रिप्रोड्यूस करना सीख गए थे, जिसने धरती पर इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ा दिए। 2 बिलियन साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल्स की पीढ़ियों ने खुद को इसी तरह कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गलती से 2 सेल्स का टकराव एक भारी बदलाव लेके आया, जिससे 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि इस मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया, और इससे उत्पन्न होने वाले सेल्स ने भी अपने आप को कॉपी किया, और उन सारे सेल्स ने वो सारे काम जारी रखे, जिसकी वजह से आने वाले समय में एक सेल्स की वजह 2 सेल्स थे। यह सेल्स आपको कॉपी करते गए और म्यूटेट होते रहे। जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ती रही और म्यूटेट होते रहे, म्यूटेशन बढ़ती गई, पुराने जीन्स डिलीट हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बने। सदियों तक होती रही इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए, और इनसे कई बिलियन प्रजातियों का विकास हुआ। पानी के अंदर चल रहे इन फॉर्मेशन से वहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वो थे 3 इंच लंबे वाटर वर्म। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशन के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हुआ। अब हमारा मकसद था प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या को बढ़ाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। इस दौर में अपने लिए साथी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर वर्म के पास ना ही तो आँखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर।
ऐसे में समुंदर के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी व्याधा थी और इसको सुलझाना कुदरत को बहुत अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अनोखा और अद्भुत आविष्कार पृथ्वी पर आया। हम बात कर रहे हैं आँखों की, जिसने वाटर वॉन्ग को पानी के अंदर अपने साथी को देखने के लिए आंखें दी और ढूंढ निकालने की ताकत दी। इस आविष्कार के लिए सबसे पहले वाटर वॉन्ग के कुछ हिस्से, कुछ सेल्स म्यूटेट हुए। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फ़र्क कर सकते थे, अपने लिए ज़्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का चयन भी कर सकते थे। इस तरह से वाटर वॉन्ग ज़्यादा समय तक जी सकते थे। लेकिन यही काफ़ी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल्स में न्यू म्यूटेशन होने लगी, जिससे सभी जीवों में आँखों का विकास हुआ। आँखों के साथ साथ ही पानी के नीचे जीव पानी के नीचे सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात थी, इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी। इसकी बदौलत एक मरीन वर्ल्ड का विकास हो चुका था। लेकिन आसपास की दुनिया को समझना भी ज़रूरी था, इसलिए आँखों के पीछे मौजूद नर्व सेल्स ने आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन वक्त के साथ ये जीवों के शरीर का सबसे ज़रूरी और रहस्यमयी हिस्सा बन गया। हम बात कर रहे हैं दिमाग की। जी हाँ दोस्तों, 521 मिलियन साल पहले आँखों के बाद दिमाग का ही विकास हुआ था। दुनिया में पहले दिमाग के विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें, इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुद्र में मछली के रूप में मौजूद थे, और ये मछली थी फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश। मछली में विकसित पहला दिमाग आसान फैसले लेने के लिए विकसित हुआ था। इस स्तर पर दिमाग आम जानकारी को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन खुद को खतरे से बचाने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम नहीं था। पानी में फुट लॉन्ग फिश को कई खतरों से बच के रहने की ज़रूरत थी, वरना इसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती थी। इन्हीं खतरों से बचने के लिए 400 मिलियन साल पहले जेनेटिक चेंजेस की वजह से मछली की त्वचा पहले से सख्त होनी शुरू हो गई। खुद को खतरों से बचाने के लिए इन जीवों में दांत और जबड़ों का विकास शुरू हुआ, जिसका मतलब ये था कि अब यह मछली ज़्यादा भोजन खा सकती थी और अपने लिए शिकार कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछली में कई फीचर्स विकसित हो चुके थे, जिसकी वजह से यह मछली अब किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ सकती थी। लेकिन समस्या यही थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन इन मछलियों के लिए काफ़ी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी से पानी के अंदर ज़्यादा समय तक सर्वाइव करना आसान नहीं था। वहाँ मौजूद टॉक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि वहाँ भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन जीवन के लिए मेन इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जिसे इन्हें पाने के लिए बहुत ही कुछ बड़ा करना था। दोस्तों, कुदरत का नियम आप जानते ही हैं, कुछ वे पाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के लिए फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश पानी के बाहर पानी की सतह पर आई और इसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। शरीर में ऑक्सीजन के ट्रैवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी के अंदर एक नई प्रजाति का भी विकास हुआ, जिन्हें कहा जाता है इस्टियोथेगा। इस्टियोथेगा असल में हम ही थे और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं हैं, लेकिन दोनों स्थिति में सांस लेने का मैकेनिज़्म हमें आता है। पानी में रहते हुए इस द्विस्थिका को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव ज़्यादा था। 365 मिलियन साल पहले वो समय भी आया जब हमने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमारी तरफ मौजूद ज़मीन की तरफ हम बढ़ने लगे। ये जगह हमारे लिए अनजान थी, मगर दिलचस्प भी।
पानी के बाहर आकर हम इतिहास का रुख बदलने वाले थे और जमीन पर उस जीवन की शुरुआत करने वाले थे जो पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। फिर वो पल भी आया जब हम पानी से बाहर आए। स्थोएस्थीगा ही पहले जीव थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जमीन पर आने की इनको कीमत भी चुकानी थी। इनकी नर्म त्वचा सूरज की रोशनी झेलने के लिए नहीं बनी हुई थी, इसलिए जमीन पर इनका विलुप्त होना पक्का था। लेकिन कुदरत इनको आसानी से ख़त्म होने देना नहीं चाहती थी। फिर वो दौर भी आया जब धीरे धीरे इस वातावरण में एडप्ट करना शुरू कर दिया। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धीरे धीरे इनकी त्वचा सख्त होने लगी। 340 मिलियन साल पहले हमें स्थोएस्थीगा से कैसन एरिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हमारे अंदर मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण हुआ ताकि हम जमीन की सख्त सतह पर चलने के काबिल हो सकें। धीरे धीरे हमने अपने आप को जमीन के हिसाब से ढाला, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना मुश्किल था। प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी प्रक्रिया जमीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे ने यहाँ के कैसन एरिया ने प्रजनन की नई प्रक्रिया को चुना जो आज भी कायम है। आज भी सभी जीव इसी प्रक्रिया से रिप्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सेक्स कहते हैं। यहीं से जीवों में सेक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे एक हार्ट सेल्स के अंदर पैदा हो सके। ये एवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिससे ज़मीन पर जीवन एक नए सिरे से शुरू हुआ। धरती पे रेप्टाइल्स सबसे पहले वो जीव थे जिन्होंने अंडे देना शुरू किए। अंडे देने की वजह से हमारे अंदर जेनेटिक वैरायटीज़ देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें कैसन एरिया वह पहले जीव थे जो पूरी तरह से ज़मीन पर रहने के लिए अडेप्ट हुए और इनके बच्चे भी ऐसे वातावरण में आसानी से अडेप्ट हो गए। ये जीव पृथ्वी के खुले वातावरण में सांस ले सकते थे, यह चल सकते थे और खुद के वजन को भी संभाल सकते थे। लेकिन एवोल्यूशन की कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी इसके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। ये समय रुकने का नहीं था, बल्कि इसे लाइफ को फॉर्म करने का था तो आगे चलकर पूरे अर्थ को डोमिनेट करने वाला था। ये सब कैसे होने वाला था? आखिर अब कौन से ऑर्गन स्टेप होने वाले थे? और एवोल्यूशन की होड़ में अब कौन कौन से जानवरों का एवोल्यूशन होना बाकी था? अगर ये सब मैंने इस वीडियो में बताया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। नीचे पार्ट 2 ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई प्लीज़।